नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। हाँ बिल्कुल, अपना अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। बिल्कुल। अब देखो, आगे समझना, बहुत ध्यान से समझना। अभी जो हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे वो वाक्य शुद्धिकरण की चल रही थी, और वाक्य शुद्धिकरण में मैंने आपको बताया था वाक्य अशुद्धि के जो मूल कारण होते हैं वो दो कारण होते हैं। एक तो पद से संबंधित अशुद्धि, एक पदों का क्रम गलत होने की वजह से क्या हो जाती है, अशुद्धि। तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि की बात चल रही थी, जिसमें हमने सबसे पहले जो बात करी थी वो पद क्रम की बात करी थी। पद क्रम में मैंने आपको बताया था जो पदों का क्रम होता है उसमें सबसे पहले कर्ता का विस्तारक आता है, उसके बाद में कर्ता आता है, फिर कर्म का विस्तारक आता है, कर्म आता है, क्रिया का विस्तारक आता है और क्रिया आती है। अगर क्रिया नहीं आ रही है, क्रिया का विस्तारक नहीं आ रहा है, तो उसकी जगह पूरक और पूरक का विस्तारक आ जाता है। यहां तक हमने बात कर ली थी, समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो सभी का सबसे पहले तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम जो बात करेंगे, अब इसके मैंने आपको कुछ नियम करा दिए थे। एक तो पहला नियम कराया था पदों के क्रम की, पहले क्या आएगा उसके अनुसार हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने इसके जो दूसरा नियम पढ़ा था, यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द आ रहे हो तो सबसे पहले उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में, इसके अलावा मैंने एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी जिसका आपको ध्यान रखना था, यदि किसी वाक्य में, बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी बात है जिसके बारे में मैं आपसे बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका था। तो बहुत महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में मैं आपको बता चुका था कि यदि किसी वाक्य में, बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, हमसे जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो यही होती है। मैंने कहा था यदि किसी वाक्य में क्रिया के साथ में दो कर्म प्रयुक्त हो रहे हो, यदि किसी वाक्य में क्रिया के साथ में दो कर्म प्रयुक्त हो रहे हो, जो कर्म पहले प्रयुक्त होगा उसकी तीन विशेषताएं होंगी और जो कर्म बाद में प्रयुक्त हो रहा होगा उसकी भी तीन विशेषताएं होंगी। पहले प्रयुक्त होने के बाद 9 बजे वाली क्लास कहाँ होती है प्रदीप कुमार भाई जी? 9 बजे वाली जो क्लास होती है वो उत्कर्ष क्लास है, यूपी स्पेशल के नाम से होती है, उसमें चलती है वो, ठीक है ना, प्रश्नोत्तरी की होती है। हाँ बिल्कुल जालीदार जाट भाई, मैं भी बहुत ठीक सुरक्षित, आशा करता हूं आप भी बहुत अच्छे से सुरक्षित रह रहे होंगे। देखो, तो यदि किसी वाक्य में क्या हो, क्रिया के साथ में दो कर्म आ रहे हो, जो कर्म पहले आएगा उसकी तीन बातें होती हैं, जो कर्म पहले आएगा उसकी तीन बातें होती हैं और जो कर्म बाद में आएगा उसकी भी तीन बातें होती हैं। तो पहले कर्म आए और बाद में कर्म आए, पहले जो कर्म आएगा उसकी तीन बातें होती हैं और बाद में आने वाले की तीन। पहले की तीन बातें होती हैं वो कैसा होता है, सजीव होता है, परसर्ग सहित होता है, सजीव होता है, परसर्ग सहित होता है। और तीसरी बात जो होती है वो कैसी होती है इसकी, ये कौन सा होता है, सजीव होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इसमें मैंने आपको तीन बातें जो बताई थी उनका विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बताई सजीव होगा, दूसरी परसर्ग सहित होगा और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी गौण कर्म होगा। दूसरा था इसमें ये क्या था, बाद में प्रयुक्त कर्म निर्जीव होगा, परसर्ग रहित होगा और इसकी तीसरी बात थी बाद में प्रयुक्त कर्म क्या होता है, मुख्य कर्म होता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, तो ये सभी बातें हम पिछली कक्षा तक कर चुके थे, यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका मैं एक उदाहरण, दो उदाहरण आपको लिखा भी चुका था और भी इसका एक आध उदाहरण और समझ लेना जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहां पर लिखा, समझने के लिए मैं लिखा रहा हूं इसको, रमेश ने सुरेश को गाना सुनाया। रमेश ने सुरेश को गाना सुनाया। तो क्या सुनाया, गाना। गाना क्या है, यहां पे कर्म है कि नहीं है, और किसको सुनाया, सुरेश को। तो सुरेश भी कर्म है और गाना भी कर्म है। अब सुरेश की तीन विशेषता क्या क्या है, सबसे पहली बात क्या है, ये सजीव है कि नहीं है, पहली बात सजीव है। दूसरी बात क्या है इसकी, परसर्ग सहित है कि नहीं है, परसर्ग सहित, परसर्ग कहते हैं कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह को।
मैंने क्या कहा, तीन बातें होंगी, सजीव होगा, परसर्ग सहित होगा, तो को परसर्ग आ रहा है, नहीं आ रहा, परसर्ग सहित भी है। और इसकी तीसरी बात क्या है, ये गौण कर्म होगा, मुख्य कर्म नहीं होगा, गौण कर्म होगा। अब इसकी तीन बातें भी निश्चित है, वो तीन बातें क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कैसा है, निर्जीव है, निर्जीव है, परसर्ग रहित है, निर्जीव है, परसर्ग रहित है, और कैसा कर्म है, मुख्य कर्म है। तो ये तीन बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं। तो इनको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके आगे की चर्चा करता हूं मैं। सर जी यहाँ पे तो कोई सुस्ती फैला रहा है, अरे कैसी कैसी बातें करते हो आप भी, है ना। देखो आगे, अब इसके बाद में चौथा नियम है। तीन नियम हम पिछली कक्षा तक पढ़ चुके थे, अब हम बात करेंगे इसके चौथे नियम की। हाँ बिल्कुल, चौथा नियम इसका क्या होता है, इसको भी ध्यान देना और ध्यान से समझना। देखो, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म परसर्ग रहित हो या विभक्ति रहित हो, तो वहां तीन बातें निश्चित हो जाती हैं। तो ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, इनको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बातें मैं कहनी नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन ध्यान रख लेना, ये पुस्तकों में आपको लिखी नहीं मिलेंगी। यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं नोट लगवा के और महत्वपूर्ण बता के लिखा रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म परसर्ग रहित हो, कर्ता के साथ तो ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म कैसा हो, परसर्ग रहित हो, हाँ बिल्कुल, तो वहां पे तीन बातें निश्चित हो जाती है। बिल्कुल, वहां तीन बातें कौन सी निश्चित हो जाती हैं, क्रिया सकर्मक ही होगी, भूतकालिक ही होगी और वाच्य कर्तृ ही होगा। तो यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म परसर्ग रहित हो, तो क्रिया भूतकालिक, क्रिया कैसी होगी, भूतकालिक होगी। कर्म कैसा होगा, सकर्मक होगा। क्रिया कैसी होगी, भूतकालिक, सकर्मक और कर्तृवाच्य रूप होता है, और कर्तृवाच्य रूप होता है। तो ये तीन बातें निश्चित हो जाती हैं, वाच्य रूप होता है। तो मैं यहां पे कौन कौन सी बातें आपको निश्चित बता दी, तो इनका देखो ध्यान रखो। सबसे पहली बात, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म परसर्ग रहित हो, तो वहां क्रिया कैसी होगी, भूतकालिक। सबसे पहली बात, क्रिया कैसी होगी, भूतकालिक होगी। बात करें अगर क्रिया की तो कैसी होगी, भूतकालिक। कर्म की बात करें तो कैसा होगा, सकर्मक। और वाच्य की बात करेंगे तो कौन सा होगा, कर्तृवाच्य। ये ने परसर्ग पर निश्चित बात होती है। अब देखो इसमें, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग हो और भले ही क्रिया कर्म के अनुसार क्यों ना बदल रही हो, फिर भी वाच्य कर्तृ ही होगा। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, ये कई जगह काम आएगी आपके, यही नहीं कई जगह काम आएगी। कई जगह कैसे काम आएगी, यहां ध्यान देना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको समझना। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी,
मैंने यहां लिखा मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब यहां कर्ता के साथ में क्या आ रहा है, ने परसर्ग आ रहा है, नहीं आ रहा। और कर्म किसके रहित है, परसर्ग के रहित। हाँ बिल्कुल, कर्म किसके रहित है, परसर्ग किसके रहित। और कर्ता किसके सहित है, ने परसर्ग के सहित। तो कर्ता के साथ में ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म परसर्ग रहित हो, तो कर्ता और कर्म पहचानने की तरीका मैंने आपको बता दिया है। कर्ता को पहचान करनी है तो क्रिया से कौन के द्वारा प्रश्न करो, कर्म की पहचान करनी है तो क्रिया से क्या के द्वारा प्रश्न करो। तो क्या पढ़ी, पुस्तक। अब ने परसर्ग जुड़ रहा है तो कौन के स्थान पे क्या से, किसने से करेंगे। अगर ने ना होता तो कौन से प्रश्न करते। जैसे मैंने लिख देता मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। कौन पढ़ता है, मोहन। अगर ने आ गया तो किसने, क्या पढ़ी, पुस्तक, किसने, मोहन ने। तो मोहन करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ी क्रिया है। अब देखो इसमें तीन बातें निश्चित क्या हो गई, ने परसर्ग जुड़ने पे। सबसे पहली बात, क्रिया कौन सी होती है, भूतकालिक होती है। क्रिया कौन सी है, क्रिया भूतकालिक है कि नहीं है, क्योंकि पढ़ी कौन सी क्रिया है, ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। शब्द के अंत में आ ई ए आए तो क्या है, सामान्य भूतकाल। तो क्रिया कौन सी है, सामान्य भूतकालिक। तो भूतकालिक क्रिया हो गई। अब यहां पे देखो सकर्मक है कि नहीं है, कर्म के सहित ही आएगी ने परसर्ग जुड़ने पे, तो सकर्मक भी है। और वाच्य की बात करें तो इसमें कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। वाच्य की बात करेंगे तो ये कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो ये तीन बातें निश्चित हुई नहीं हुई। अब यहां पे देखिए समझना ध्यान से, कर्तृवाच्य मैंने क्या कहा था, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो, कर्म परसर्ग रहित हो, तो वाक्य कैसा होगा, कर्तृवाच्य का होगा। भले ही क्रिया कर्म के अनुसार क्यों ना लियो, तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखो मैंने मोहन ने पुस्तक पढ़ी, अब इसकी जगह में क्या लिख दूं, पुस्तकें। क्या लिख दूं, पुस्तकें। और इसकी जगह क्या हो जाएगा, पढ़ी की जगह पढ़ी हो गया। अब क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है या कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। फिर भी इसमें वाच्य कर्तरी ही होगा। आप क्या पढ़ते हो, तो मैं यही चीज तो आपको बताता हूं कि आप रटना मत, लकीर के फकीर मत बनना। लकीर के फकीर बिल्कुल नहीं बनना। आप क्या है, परिभाषा रट लेते हो, किताबों में से परिभाषा रट लेते हो। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही हो, कर्तृवाच्य होगा। कर्म के अनुसार आ रही हो, कर्मवाच्य होगा। और कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार नहीं आ रही हो, भाववाच्य होगा। तो अब इसमें देखो समझना ध्यान से। हाँ देखो इंदु वर्मा जी बहुत अच्छी बात कह रही हैं, तो स्वीटी ध्यान दे लो, तुम पढ़ने आई हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि काम केवल पढ़ाई आएगी होगी, काम आएगी और कोई काम नहीं आएगा। इसलिए पूरा ध्यान और पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम आएगी। अगर बेवफा भी निकली, अगर बेवफा भी निकली तो विद्वान करके ही छोड़ेगी, और कोई और बेवफा निकला तो बर्बाद करके ही छोड़ेगा। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो। तो अब देखो ध्यान से, देखो इसमें मोहन ने पुस्तक पढ़ी। हाँ मैंने कहा मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब यहां पर क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार। फिर भी वाच्य कौन सा है, कर्तृ। क्यों, क्योंकि ने परसर्ग के कारण। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से समझना है। तो ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी, इसमें भले ही क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार, फिर भी वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे समझ के, तो ये नियम है। तो कहा कि क्रिया भूतकालिक होगी, सकर्मक होगी और वाच्य कर्तरी ही होगा। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसी का मैं आपको एक और उदाहरण बता रहा हूं और समझना इसमें। जैसे रवि ने खाना खाया। अब देखो रवि ने खाना खाया, अब कर्ता के साथ ने परसर्ग आ रहा है, नहीं आ रहा, कर्ता के साथ में ने परसर्ग आ रहा है। और कर्म किसके रहित है, परसर्ग के।
क्या खाया? खाना किसने? रवि ने। कर्ता के साथ ने परसर्ग है, कर्म परसर्ग रहित है, तो वहां तीन बातें निश्चित हो गई। सबसे पहली बात, क्रिया किसकी है? भूतकाल की। क्रिया किसकी होगी? भूतकाल की। तो खाया कैसी क्रिया है? भूतकालिक क्रिया है। कैसी क्रिया है ये? भूतकालिक क्रिया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? सकर्मक होगी। तो यहां पे खाना क्या है? कर्म है कि नहीं है? तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। और तीसरी बात, वाच्य कौन सा है इसमें? कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। तो वाच्य भी अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? ये कर्तृवाच्य होगा। तो ये तीन बातें निश्चित हो जाती हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आया नहीं आया? तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये जो बातें मैं आपको लिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इनको आत्मसात कर लेना, अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने डीपी बना लेना, अपनी कुछ भी कर लेना, लेकिन इसको भूलना मत, क्योंकि ये चीज जो आप लिख रहे हो ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी। यहां से परीक्षा में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बात समझ आई नहीं आई? तो इसका ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने दूसरा उदाहरण आपको ये बताया, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो ये भी समझ आया नहीं आया? तो हर बात आपको ध्यान देनी है और ध्यान से समझनी है। बिल्कुल आएगा, सब कुछ समझ आएगा। ऐसा कैसे होगा? दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। एक उदाहरण और समझ लो। हाँ अमिता राव, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। देखिए अब और दूसरा उदाहरण और लिख रहा हूं मैं, उसको अच्छे से समझ लेना, ध्यान देना। जैसे दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो। मैंने लिखा रमेश ने कपड़े खरीदे। समझना इसको, रमेश ने कपड़े खरीदे। और इसको भी आप ध्यान से समझना। क्या कहा मैंने? कि रमेश ने कपड़े खरीदे। तो कर्ता के साथ में क्या आ रहा है? ने परसर्ग आ रहा है। कर्ता के साथ में क्या आ रहा है? ने परसर्ग आ रहा है। अब यहां पर ने परसर्ग आने पर पहली बात, क्रिया कैसी है? भूतकालिक है कि नहीं है? रमेश ने कपड़े खरीदे, अंत में आ ई ए आते हैं, कौन सी क्रिया होती है? भूतकालिक होती है। कौन सा भूतकाल? सामान्य भूतकाल है। ठीक है ना? तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है ना? मैंने क्या कहा समझिए। तो रमेश ने कपड़े खरीदे। तो सबसे पहली बात जो ये खरीदे शब्द है, सबसे पहली बात जो ये शब्द है खरीदे, ये क्रिया कैसी है? इसमें भूतकालिक क्रिया है। क्रिया कैसी होगी? भूतकालिक होगी। तो देखिए इसमें भूतकालिक क्रिया है कि नहीं है? कौन सी क्रिया है? भूतकालिक है कि नहीं है? रमेश ने कपड़े खरीदे, तो खरीदे भूतकालिक क्रिया है, सामान्य भूतकाल है। क्या खरीदे? कपड़े। कपड़े क्या है? या कर्म है कि नहीं है? तो ये सकर्मक है कि नहीं है? ये क्या है? कर्म है। और वाच्य की बात करें तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। वाच्य की बात करें तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। तो ये तीनों बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है, अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है बस। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ तो यहां पर ये इतने सारे मैंने उदाहरण लिखा है, इनका आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करेंगे इसके अगले नियम की। हाँ बिल्कुल, अगला जो नियम है वो कौन सा है? पांचवा नियम। और पांचवा नियम क्या होता है? ध्यान से समझना। वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म परसर्ग सहित और निर्जीव कर्म हमेशा परसर्ग रहित होता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? वाक्य में प्रयुक्त कर्म, हाँ बिल्कुल। अरे किसी को टाइम आउट नहीं कराया, पूरा ध्यान और पूरा फोकस पढ़ने पे रखो। किसी को भी ना टाइम आउट कराया ना कुछ। यहां समझो, जब किसी वाक्य में
क्योंकि ये जो मैं नियम आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वाक्य में प्रयुक्त कर्म, वाक्य में प्रयुक्त कर्म सजीव कर्म, वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म परसर्ग सहित वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म परसर्ग सहित और निर्जीव कर्म निर्जीव कर्म परसर्ग रहित होता है। जब किसी वाक्य में आप क्या कर रहे हो, वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म किसके सहित होगा, परसर्ग के, और अगर कोई कर्म निर्जीव आ रहा होगा तो वो किसके रहित होगा, परसर्ग के रहित होगा। परसर्ग का आप अच्छे से जानते हो, फिर बता रहा हूं, सजीव कर्म परसर्ग सहित, परसर्ग कहते कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह को, जैसे ने है, को है, सो है, तो ये क्या होगा, परसर्ग सहित होगा अगर सजीव होगा तो सजीव कर्म किसके सहित होगा, परसर्ग सहित। सजीव कर्म किसके सहित होगा, परसर्ग सहित, और निर्जीव कर्म किसके रहित होगा, परसर्ग रहित होगा। जैसे इसमें कुछ उदाहरण समझना, जैसे अब कोई भी उदाहरण आप लिखोगे इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर, मोहन ने सोहन को देखा, राम ने सीता को देखा। अब यहां पे देखिए, वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म किसके सहित होगा, परसर्ग के सहित। अब यहां पर इस सोहन को, तो ये परसर्ग सहित है कि नहीं, ये को आ रहा है। यहां पर सीता सजीव है, को परसर्ग आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म किसके सहित होगा, परसर्ग के सहित। अब इसकी जगह पे मैं सजीव की जगह निर्जीव लिख दूं, जैसे हरीश ने चाय बनाई। अब चाय सजीव है क्या, तो चाय के साथ में को परसर्ग क्यों नहीं आया, क्योंकि चाय क्या है, निर्जीव है। बाकी सबके साथ में को परसर्ग क्यों आया, क्योंकि वो सजीव थे। तो यहां पे सोहन सजीव है, सीता सजीव है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ, को परसर्ग का प्रयोग हुआ, हुआ नहीं हुआ। अब इसमें देखिए, हरीश ने चाय बनाई, आगे देखो, मयंक ने खाना पकाया। खाना पकाया लिख दो, कार खरीदी लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब यहां पे देखिए, अब खाना क्या है, निर्जीव है कि नहीं है, खाना क्या है, निर्जीव है। अब खाना का आप उदाहरण पहले लिख चुके हो, इसके लिए मैं दूसरा उदाहरण लिख देता हूं, मयंक ने कार खरीदी। खाने का उदाहरण आप लिख चुके हो, अलग अलग उदाहरण लिख लो, कार खरीदी। क्या खरीदी, कार, कार क्या है, कर्म है। अब यहां पे कार क्या है, निर्जीव है, तो को परसर्ग आया क्या, नहीं। यहां को परसर्ग क्यों नहीं आया, क्योंकि निर्जीव है। यहां पर क्यों आया, सोहन क्या है, सजीव है कि नहीं है, सीता क्या है, सजीव है कि नहीं है, तो ये कैसे हैं, सजीव है, और ये भी क्या है, सजीव है। लेकिन चाय क्या है, निर्जीव है कि नहीं है, चाय क्या है, निर्जीव है, और इधर कार भी क्या है, निर्जीव है। तो सजीव के साथ में को परसर्ग आएगा, निर्जीव के साथ को परसर्ग नहीं आएगा। अब कुछ अपवादों में ऐसा हो जाता है,
कुछ अपवादों में ऐसा हो जाता है कि निर्जीव के साथ भी को परसर्ग आ जाता है। हाँ बिल्कुल सचिन यादव भाई जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बेझिझक पढ़ सकते हैं, मन लगा के पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसका आप भी ध्यान रखना। तो ये बात समझ आई नहीं आई? तो वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म परसर्ग सहित होगा और निर्जीव कर्म परसर्ग रहित होगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान दो और इसको ध्यान से समझो, ठीक है ना। हाँ, हमको भूख लगी है, इसमें क्रिया का लिंग के अनुसार क्या पूछना चाह रहे हो? भूख स्त्रीलिंग है, लिंग पूछ रहे हो तो भूख स्त्रीलिंग शब्द होता है। बिल्कुल हाँ, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म परसर्ग सहित और निर्जीव कर्म परसर्ग रहित होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद कब पढ़ाएंगे ये मैं पहले ही बता रहा हूं, पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। प्रयोग या रचना के आधार पर, वाक्य शुद्धिकरण के आधार पर उनको भी जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, देखो प्रेम सिंह जी ने कितना सटीक और एकदम सही उत्तर दिया है। इसको कहते देखो पढ़ना, बिल्कुल भी शोर नहीं करते प्रेम सिंह जी, बहुत शांति से पढ़ते हैं, पूरा ध्यान केवल पढ़ने पे होता है। और जब भी कमेंट करते हैं तो केवल सटीक कमेंट होता है, जो किसी को नहीं पता होता इसके जो अपवाद हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके लिख रहा हूं जिसमें आपको ध्यान रखना है, विशेष। यदि किसी वाक्य में, विशेष करके लिख रहा हूं, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में बजाना और बढ़ाना, यदि किसी वाक्य में बजाना और बढ़ाना क्रिया आ जाए, बजाना और बढ़ाना क्रिया प्रयुक्त हो, तो यदि किसी वाक्य में कौन कौन सी क्रिया आ रही हो, बजाना क्रिया आ रही हो और बढ़ाना क्रिया आ रही हो, देखो इसको ध्यान से। तो बजाना और बढ़ाना क्रिया हो, चाहे सकर्मक हो या वाक्य अकर्मक हो, सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है ना। तथा वाक्य में प्रयुक्त कर्म हो, यदि किसी वाक्य में बजाना और बढ़ाना क्रिया प्रयुक्त हो, कर्म चाहे सजीव हो अर्थात निर्जीव हो, कर्म चाहे सजीव हो अर्थात निर्जीव हो, को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? को परसर्ग का। कैसे किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। यदि किसी वाक्य में बजाना और बढ़ाना क्रिया प्रयुक्त हो, चाहे कर्म चाहे सजीव हो अर्थात निर्जीव हो, को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। परसर्ग क्या होता है? परसर्ग कहते हैं कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह को, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। तो अब इसमें देखो, जैसे आप ध्यान देना इसमें, जैसे बच्चों ने, जैसे बच्चों ने ढोलक को बजाया। अब ढोलक क्या है? सजीव है क्या? निर्जीव है। निर्जीव होते हुए भी क्या हो जाएगा? निर्जीव होते हुए भी को परसर्ग आया नहीं आया? अब ये को परसर्ग क्यों आया, इसका कारण समझ आया नहीं आया?
को परसर्ग बजाना क्रिया के कारण आया। किसके कारण आया? बजाना क्रिया के कारण। अब मानो बजाने की जगह आपको उदाहरण ही दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा रमेश ने कार धोई। अब कार को धोया नहीं, कार धोई हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर बजाना या बढ़ाना क्रिया नहीं आ रही। बजाना या बढ़ाना क्रिया आने पर आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। माली ने फूल को तोड़ा नहीं होगा, माली ने फूल तोड़े होगा, क्योंकि बजाना बढ़ाना क्रिया नहीं आ रही है। आगे देखो, तो बच्चों ने ढोलक को बजाया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार मैं और भी कह रहा हूं, जैसे कुछ और उदाहरण है। जैसे मैंने कहा छात्रों ने झगड़े को बढ़ाया। तो बजाना और बढ़ाना क्रिया आ जाए तो कर्म भले ही सजीव हो चाहे निर्जीव हो, क्या आएगा? को परसर्ग आएगा। तो झगड़े को बढ़ाया तो को परसर्ग आया नहीं आया। अब कृष्ण ने बांसुरी को बजाया, कृष्ण ने बांसुरी को बजाया, तो यहां पे बजाना क्रिया आने के कारण क्या आया? को परसर्ग आया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। हर बात बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है, तो इनका आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो बजाना और बढ़ाना क्रिया आने पर को परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा को परसर्ग का प्रयोग केवल सजीव के साथ किया जाता है। यह बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बजाया लिखेंगे तो कृष्ण ने बांसुरी को बजाया आएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यह भी विशेष ध्यान रखना है। हर नियम बहुत महत्वपूर्ण है जिसका आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। अब इसके बाद में अगला छठा नियम लिख रहा हूं, उसको भी ध्यान से समझना। छठा नियम, और छठा नियम क्या है इसको भी ध्यान देना और ध्यान से समझना। अरे क्यों झगड़ते रहते हो? पढ़ो शांति से, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, वो पल भी आएगा तुझे जिसका इंतजार है। बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो, बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। बातें छोड़ दो, पढ़ने पे ध्यान रखो। जिस दिन सफल हो जाओगे उसके बाद में आपको पता लगेगा कि सफलता प्राप्त होने के बाद में खुशी क्या होती है। तो खुशी जैन तुम भी पूरा ध्यान पढ़ाने पे लगाओ, ठीक है ना, बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। छठा नियम समझो। छठा नियम क्या कह रहा है, इसको ध्यान देना और ध्यान से समझना। प्रत्येक नियम बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यदि किसी वाक्य का जवाब, वाक्य के काल के लेक्चर नहीं है पंकज श्रीवास्तव, काल के लेक्चर क्रिया के साथ डाल रखे, भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक क्रिया में। तो ध्यान से देखना, क्रिया के साथ में ही काल को करा रखा है, वहां पे देखोगे तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आगे देखो समझना। बच्चों ने झगड़े को रोका नहीं होगा, बच्चों ने झगड़ा रोका होगा, ठीक है ना, झगड़ा रोका होगा। अब देखो, यदि किसी वाक्य का जवाब या तो हां में देना हो या नहीं में देना हो, तो उस वाक्य की शुरुआत हमेशा क्या से की जाती है? यदि किसी वाक्य का जवाब, यदि किसी वाक्य का जवाब हां अथवा नहीं में देना हो, हां अथवा नहीं में देना हो, तो उस वाक्य की शुरुआत, तो उस वाक्य की शुरुआत क्या से की जाती है? तो उस वाक्य की शुरुआत क्या से की जाती है?
यदि किसी वाक्य का जवाब किस में देना हो, या तो हाँ में देना हो या फिर ना में देना हो, तो उस वाक्य की शुरुआत किस से की जाती है, क्या से की जाती है, कैसे? जैसे क्या आपने मिट्टी खाई? छोटे बच्चों से पूछते हो नहीं पूछते? क्या आपने मिट्टी खाई? कई बार पूछते हो नहीं पूछते? क्या आपने मिट्टी खाई? तो क्या कहेगा बच्चा? हाँ या ना। क्या कहेगा? हाँ या ना। तो क्या आपने मिट्टी खाई, क्या उत्तर आएगा? हाँ या ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा? हाँ या ना में। तो जब किसी वाक्य का उत्तर हमें या तो हाँ में देना हो या फिर ना में देना हो, हाँ बिल्कुल, तो ये भी ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने? यदि किसी वाक्य का उत्तर या तो हाँ में देना हो या फिर ना में देना हो, तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? क्या से? क्या आपने खाना खाया? क्या कहोगे? हाँ या ना। तो हाँ या ना में दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, क्या आप विद्यालय गए? हाँ या ना। आगे देखो, क्या आपने मास्क पहना? क्या आपने मास्क पहना? तो क्या कहोगे? हाँ या ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो आपसे कोई पूछेगा क्या आपने मास्क पहना, क्या करोगे? हाँ या ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो जब भी आपको किसी वाक्य का उत्तर हाँ अथवा ना में देना हो, तो उस वाक्य की शुरुआत किससे की जाती है? क्या से की जाती है? तो क्या आपने पुस्तक पढ़ी? हाँ या ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हर नियम बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हर चीज को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। समझ आया नहीं आया? तो हर चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। क्या आप घर से बाहर निकलते हो? क्या कहोगे? हाँ या नहीं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, क्या उसने तुम्हारा पेन चुराया? बिल्कुल, हाँ या ना। ठीक है ना? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से समझनी है। तो जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। हर बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बात को आत्मसात करना है। ये जो बातें हैं ये आपको सिर्फ यही नहीं, आपको हर जगह काम आएंगी। वाक्य शुद्धिकरण में ही नहीं, ये आपको हर जगह काम आएंगी। इसलिए इनको ध्यान रख लेना, आत्मसात कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना? आगे समझो एक उदाहरण और। क्या आप घर से बाहर निकले? तो प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रश्न होने पर किससे प्रश्न किया जाता है? प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रश्न किया जाता है तो यहां क्या आ जाता है? तो ध्यान रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है, इसलिए सब में क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो बताइए, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? जो भी नियम मैंने आपको बताए हैं, हर नियम आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलेंगे आपको अगली टॉपिक इसी के अगले भाग के साथ में। तो कल तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।